हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस को। ये हमारा डिस्क्लेमर है। तो देखिए, आज हम लोग 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। अ लूजली वाउंड हेलिक्स मेड ऑफ स्टिफ मेटल वायर is mounted vertically with the lower end just touching the mercury in a dish. When the current from a battery is started in the metal wire through the mercury, then the spring. तो यहां पर क्या है कि स्प्रिंग एक ही है, बस उसके यहां पर दो पोजीशंस दिखाए गए हैं। नीचे ये जो फील्ड है वो मरकरी है, मरकरी यानी कि लिक्विड मेटल। अब उस मतलब मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है जब वो रूम टेम्परेचर में होती है। अब उसमें ये जो हमारी कॉयल है, हेलिक्स जो है वो ऐसे टच कर रही है। जैसे ही करंट इसमें फ्लो कराया जाएगा तो क्या होगा, ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं, द वायर ऑसिलेट्स, बी है द वायर कंटिन्यूज मेकिंग कॉन्टैक्ट, सी है द वायर ब्रेक्स कॉन्टैक्ट जस्ट एज करंट इज पास्ड, और ऑप्शन डी है द मर्करी विल एक्सपैंड बाय हीटिंग ड्यू टू पासेज ऑफ करंट। तो यहां पर सोचने वाली बात यह है कि अगर हम यहां पर करंट अप्लाई करते हैं तो होगा क्या, करंट से कौन सा इफेक्ट आएगा, और करंट से अगर कोई इफेक्ट आएगा तो फिर उसमें किस तरीके से ये जो कॉयल है वो रिएक्ट करेगी, क्या होगा, ये सारी चीजें हमें समझना है। तो एक लूजली वाउंड हेलिक्स है। लूजली वाउंड का क्यों मीनिंग यहां पर लिखा हुआ है कि वो ऐसे मतलब टाइटली वाउंड में क्या होता है कि एक राउंड के जस्ट बगल में दूसरा राउंड होता है, उसके जस्ट बगल में तीसरा राउंड होता है, उसके जस्ट बगल में चौथा राउंड होता है। वो टाइटली वाउंड कहलाती है। लूजली वाउंड यानी कि उनके बीच में गैप है थोड़ा सा, बिल्कुल इसी तरीके से जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। मेटल स्टिफ है, वो इस तरीके का नहीं है कि बहुत ज्यादा लूज है तो एकदम फैल जाए। स्टिफ से मतलब यहां पर यह है कि उस पर रिस्टोरिंग फोर्स काम करेंगे। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि जो ये वायर है वो ऑसिलेट करेगी। कैसे ऑसिलेट करेगी और क्यों करेगी? पहली बात, अगर हम यहां पर देखें कि ये वायर एक्सपेंडेड फॉर्म में क्यों है, क्योंकि इसका कुछ खुद अपना मास होगा, उस पर एक वेट एक्ट हो रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसके कारण से ये ऐसे फैल गई, और वो जो ये मरकरी है उसके साथ कांटेक्ट में है। अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा, तो करंट इसमें जैसे ही जाएगा तो इसमें क्या होगा, क्योंकि ये एक सोलेनॉइड की तरह है, या ये कह लीजिए कि ये जो हेलिक्स है, इसमें जब करंट फ्लो होगा तब ये प्रोड्यूस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक कॉयल प्रोड्यूस कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, इसी तरीके से दूसरी कॉयल जो है वो भी प्रोड्यूस कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा लूप भी मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा लूप भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक के मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा लूप प्रेजेंट है। तो अगर हम किसी भी सेक्शन पर देखें, लेट अस सपोज आपने इस पॉइंट पर देखा और इस पॉइंट पर देखा, तो इन पॉइंट्स पर जो डायरेक्शन है करंट की वो पैरेलल डायरेक्शन पर होगी। और आपको पता है पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अब जब हम इन सेक्शंस को देखेंगे तो पैरेलल करंट होने की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द हेलिक्स क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल कॉइल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और वो जैसे ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी तो ये ऊपर उठ जाएगा, ऐसा श्रिंक कर जाएगी। अभी ये एक्सपेंडेड थी, और जैसे ही इस पे फोर्स लगेगा ये श्रिंक कर जाएगी, श्रिंक करते ही ये इस मरकरी को छोड़ देगी। ठीक है, सो दिस अट्रैक्टिव फोर्स पुल्स द लोअर एंड ऑफ द हेलिक्स आउट ऑफ द मरकरी, ब्रेकिंग द सर्किट। और जैसे ही ये बाहर निकलेगी वैसे ही जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही सर्किट ब्रेक होगा, तो क्योंकि इस पे वेट तो एक्ट हो ही रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन पर, वो फिर से फैल जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। और जैसे ही वो एक्सपैंड होगी फिर से टच कर जाएगी मरकरी पे, और जैसे ही मरकरी पर टच करेगी फिर पूरा सर्किट कंप्लीट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट करेंगे, जो कॉइल है स्ट्रिंग कर जाएगी। तो फिर से वो सर्किट को ब्रेक कर देगा जैसे ऊपर उठेगा, फिर से वेट क्योंकि एक्ट हो ही रहा है तो उसकी वजह से वो नीचे आ जाएगी। तो एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इस तरीके से वो ऑसिलेट करने लगेगी।
तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है अ करंट आई फ्लोज थ्रू अ क्लोज लूप एज सोन इन फिगर। यहां पर एक ऐसा क्लोज लूप बना है। लूप का मतलब होता है जहां से हम स्टार्ट करें वहीं पर वापस आ जाएं। क्लोज लूप का मतलब है कि उसमें कहीं पर ब्रेक नहीं है, पूरी तरीके से वो बंद है। जरूरी नहीं है कि अगर हमने लूप की बात करी है तो वो सर्कुलर ही हो, वो किसी भी शेप का हो सकता है। कंडीशन उसकी क्या है, जहां से हम चले वहीं पर वापस आ जाए विदाउट एनी ब्रेक। तो इसके लिए अगर आप यहां पर देखें, ये जो लूप फॉर्म हो रहा है इस पे पी क्यू एस, ये एक सर्कल का पोर्शन है और बाकी इस तरफ एक स्ट्रेट वायर है। जब इसमें करंट आई फ्लो करेगा तो क्या होगा, इस पे करंट आई फ्लो करने पर इसके सेंटर पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी ये हमें बताना है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको दो पार्ट्स पर ब्रेक किया जा सकता है। एक फाइनाइट साइज की वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, और दूसरा इस वाले सर्कुलर पार्ट की वजह से, या इसको कह लीजिए इसकी जो सर्कुलर आर्क है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इसके सेंटर पर, ये हमें पता चल जाएगा। एक और चीज इस पे कि टोटल जो एंगल होता है वो 2 पाई होता है। टोटल एंगल 2 पाई होता है, और अगर ये 2 थीटा है तो इधर बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई - 2 थीटा। तो इस वाले एंगल के लिए ही हम लोग कंट्रीब्यूशन देखेंगे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इस आर्क की वजह से। तो ऑप्शन क्या क्या होंगे, ए है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r थीटा, बी है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r इन ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा, सी है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r इन ब्रैकेट पाई माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, और डी है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r पाई माइनस थीटा प्लस टेन। तो अब आप क्या करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ध्यान रखिएगा इस पे जो पीएस वाला पार्ट है ये एक स्ट्रेट वायर है, और स्ट्रेट वायर वो भी फाइनाइट साइज की है। उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें टर्म्स आते हैं साइन थीटा वाले, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, या साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। जब मैं इसकी कल आपको इससे रिलेटेड जो इसके थ्योरेटिकल पार्ट था उस पर मैंने आपको बताया था कि फाइव वन और फाइव टू क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं पर उसको कैसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी वाला। कैसे, देखिए यहां पर हम क्या कहेंगे कि जो इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी कि इस ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पी क्यू एस की वजह से जो कंट्रीब्यूशन है, प्लस जो इस पी एस की वजह से जो कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। आप पी एस कहें या एस पी कहें, कैसे भी बोल सकते हैं। तो इसको दो पार्ट्स पर लिखा जा सकता है, बी क्यू पी एस जो है हमारी, या जो बी पी क्यू एस है ये वाला, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस पार्ट पी क्यू एस, ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r इन ब्रैकेट 2 पाई - 2 थीटा। इतना ही एंगल बन रहा है। फिर यहां पर अगर हम लोग आगे इस पे देखें, जो ये स्ट्रेट वायर है उसकी वजह से कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इन ब्रैकेट साइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा। तो यहां पर हमने किया क्या, आर कॉस थीटा कैसे ले आए, आर कॉस थीटा इस वजह से लेकर आए क्योंकि आर देखो ये तो रेडियस है, जबकि हमें इस पॉइंट और इस वायर के बीच जो डिस्टेंस है उसको यहां पर लिखना होता है। तो जब हम यहां पर इसको ऐसे लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आर कॉस थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल हमारा जो 2 थीटा पूरा एंगल ऐसे दिख रहा है उसका आधा थीटा होगा। तो आर का इस डायरेक्शन पर कंपोनेंट आर कॉस थीटा हो जाएगा, और इस वजह से ये आर कॉस थीटा यहां पर आ गया। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बी नॉट बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r टाइम्स पाई माइनस थीटा प्लस टेन थीटा बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या बनेगा, 2 साइन थीटा। और फिर क्या करेंगे यहाँ पर, साइन थीटा बाई कॉस थीटा को टेन थीटा लिख देंगे, और यहाँ पर जो 2 एक्स्ट्रा निकल कर आएगा 2 से इस 4 पाई को डिवाइड कर देंगे तो 2 पाई बन जाएगा। इसी तरीके से इस जगह पर भी हम क्या करेंगे, जो 2 है उसको कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक यहाँ पर कि ये हो गया 2 बाहर कॉमन, 2 से 4 पाई को डिवाइड कर देंगे और हमारा बी नॉट ओ बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r टाइम्स
पाई माइनस थीटा प्लस टेन थीटा, ये आंसर बन जाएगा। फिर है क्वेश्चन 3, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ओ इन द फिगर एज सोन इज। अब यहां पर अगर आपको बताना हो कि इसके सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है तो कैसे निकालेंगे? हर एक वायर की वजह से जहां पर की करंट मौजूद है, ओ पर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर हमें मिलेगी। तो सब का कंट्रीब्यूशन हमें देखना होगा, यानी कि इस सेमी सर्कुलर पार्ट, ये छोटे वाले सेमी सर्कुलर पार्ट, और ये जो स्ट्रेट वायर्स हैं इनकी वजह से ऊपर क्या कंट्रीब्यूशन होगा। ऑप्शन है आपके पास, ए म्यू नॉट आई बाई फोर इन ब्रैकेट वन बाई आर वन माइनस बाई आर टू। ऑप्शन बी है म्यू नॉट आई बाई फोर टाइम्स वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। ऑप्शन सी है म्यू नॉट आई बाई फोर टाइम्स आर वन माइनस आर टू। और ऑप्शन डी है म्यू नॉट आई बाई फोर आर वन प्लस आर टू। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए। कैसे? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट पार्ट्स ऑफ वायर एट पॉइंट ओ वो हो जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट पार्ट के लिए जो लोकेशन है उस पॉइंट की जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, एंगल बनेगा एक के लिए जीरो, एक मतलब एक एंगल जीरो बनेगा उस पे, और एक एंगल 180 बनेगा। साइन जीरो की वैल्यू जीरो और साइन 180 की वैल्यू भी जीरो होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन आएगा किसकी वजह से? जो हमारे सर्कुलर पार्ट है। तो ये बन जाएगा फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर करंट लूप ऑफ रेडियस आर वन, बी वन बराबर म्यू नॉट आई बाई टू आर वन इन ब्रैकेट पाई बाई टू पाई। तो ये बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई फोर आर वन के। और इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी वो होगी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अब जब हम लोग निकालेंगे फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर करंट लूप जिसका कि रेडियस आर टू है, तो बी टू बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई फोर आर टू आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। कैसे निकालना है? राइट हैंड रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल जो है, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, उसकी हेल्प से हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे अगर हमें करंट की डायरेक्शन पता है। तो नेट फील्ड हो जाएगी बी बराबर बी वन माइनस बी टू, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई फोर इन ब्रैकेट वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v, it produces a magnetic field b at the center of the circle, the radius of the circle is proportional to। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, यहां पर ऐसे मूव कर रहा है और यूनिफॉर्म स्पीड दे दी v। तो अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर, जो कि इस सर्कुलर पोर्शन का सेंटर है, या कह लीजिए कि जो सर्कल बन रहा है हमारा उसका सेंटर है ये, तो जो रेडियस है सर्कल की वो प्रोपोर्शनल होगी किसके? ए ऑप्शन है बी बाई वी, या फिर ऑप्शन बी वी बाई कैपिटल आर, ऑप्शन सी अंडर रूट वी बाई बी, या फिर ऑप्शन डी अंडर रूट बी बाई बी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी। कैसे करेंगे? अगर आप ध्यान दें तो यहां पर बात हो रही है कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि अगर थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करके लिखें, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद यूनिफॉर्म स्पीड, इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए, तो हम करंट कितना होगा वो निकाल सकते हैं। यानी कि करंट हम ऐसे निकालेंगे कि अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट कंप्लीट कर रहा है तो उसको कुछ समय लग रहा होगा एक चक्कर लगाने में, और वो समय हम लोग निकालेंगे टू पाई आर डिवाइडेड बाई वी करके। तो यहां पर हमने क्या किया, टू पाई आर डिवाइडेड बाई वी किया, तो ये टाइम निकल कर आ गया टू पाई आर बाई वी। जो ये चार्ज है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, उसको डिवाइड कर दिया उस टाइम पीरियड से, तो वी चला जाएगा ऊपर, तो करंट बन जाएगा ई वी बाई टू पाई आर। हेंस मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द सर्कल बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई टू आर, जहां पर की जो म्यू नॉट बाई टू आर है वो इधर पोर्शन आ गया, और जो आई है आई की जगह पर आ गया ईवी बाई टू पाई आर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा म्यू नॉट ईवी बाई फोर पाई आर स्क्वायर। तो आर यहां पर निकल कर आ जाएगा अंडर रूट म्यू नॉट ईवी बाई फोर पाई बी। अब क्या है कि यहां पर जो म्यू नॉट है ई है और पाई है वो कांस्टेंट है, क्योंकि म्यू नॉट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया, पाई तो कांस्टेंट है ही हमारा, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो भी कांस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आर है वो प्रोपोर्शनल टू हो गया अंडर रूट वी बाई वी के।
तो इस तरीके से जो सी वाला आंसर है वो हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 5, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप एबीसीडी एट द ओरिजिन ओ इज। तो यहां पर एक देखिए लूप है। अब लूप की बात फिर से आ रही है, और इस लूप में यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये पोर्शन है, देखिए ए बी, इधर बी सी कर्व्ड, इधर स्ट्रेट वायर, फिर सी डी और डी ए। तो ऑप्शन है आपके पास ए 0, बी है म्यू नॉट आई इन ब्रैकेट बी माइनस ए बाई 24 ए बी, ऑप्शन सी है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इन ब्रैकेट बी माइनस ए बाई ए बी, और ऑप्शन डी है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इन ब्रैकेट 2 टाइम्स बी माइनस ए प्लस पाई बाई 3 ए प्लस। तो यहां पर आपको ध्यान देना यह है कि ये जो वायर है, ये जो वायर है, इन वायर का इन वायर की वजह से कुछ कंट्रीब्यूशन होगा ओ पर। तो बी टू सी सर्कुलर पार्ट है, इसकी वजह से हम लोग सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालेंगे। सीडी की वजह से तो देखो कंट्रीब्यूशन जीरो आएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर जब हम लोग म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इन ब्रैकेट साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो फाइव वन की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो फाइव टू की वैल्यू 180 डिग्रीज हो जाएगी, और दोनों ही केस में साइन की वैल्यू जीरो निकल कर आएगी, साइन जीरो या साइन 180 की वैल्यू जीरो निकल कर आएगी। तो इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। सिमिलरली ये जो ए बी है, इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, क्योंकि इसकी एक्सियल डायरेक्शन पर ही है ये पॉइंट। कंट्रीब्यूशन सिर्फ इन सर्कुलर पार्ट की वजह से होगा। और इस तरीके का क्वेश्चन अभी हमने लगाया है। तो यहां पर अब क्या करेंगे, ये जो एंगल बन रहा है, देखिए एंगल ये सबटेंड कर रहा है 30 डिग्री, तो इसकी हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ए इसका रेडियस हो गया छोटे वाले का, और बड़े वाले का रेडियस हो गया बी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। कैसे? तो देखिए इस पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो ओ है इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो ओ पर जो कंट्रीब्यूशन आएगा इस सर्कुलर पार्ट की वजह से आएगा, या कह लीजिए कि जो सर्कुलर आर्क है उसकी वजह से आएगा। ये जो सी डी है उसकी वजह से हमें देखना होगा, चेक करना होगा। इस डी ए की वजह से चेक करना होगा, और इस ए बी की वजह से चेक करना होगा। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी ए। यहां पर डी ए होगा, यहां पर ओ नहीं, यहां पर डी ए होगा। ठीक है, तो ये हो गया डी ए, इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन। तो यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं कि ए बी की वजह से देखा, वो हो गया जीरो, और ये जो सी डी है इसकी वजह से देखा, वो हो गया जीरो। अब यहां पर जो लिखा हुआ है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए टाइम्स पाई बाई 6, ये लिखा हुआ है डीए की वजह से कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये लिखा हुआ है डीए की वजह से कंट्रीब्यूशन, क्योंकि यहां पर जो हम लोग रेडियस ले रहे हैं वो ए ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो बी डी ए है वो चीज लिख दी गई है यहां पर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए टाइम्स पाई बाई 6, और ये जो बी बी सी है इसकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन आएगा उसको लिख दिया गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई बी टाइम्स पाई बाई 6। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो ये फॉर्मूला है वो क्या है कि म्यू नॉट आई बाई 2 टाइम्स रेडियस टाइम्स थीटा बाई 2 पाई, और थीटा हम लोग रेडियंस पर चूज करते हैं जब नीचे 2 पाई लिखा हो। अगर 2 पाई की जगह पर आप 360 करके लिख रहे होते तो ऊपर जो एंगल लेते वो डिग्रीज पर लेते। तो आप यहां तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए म्यू नॉट आई बाई 24 ए माइनस म्यू नॉट आई बाई 24 बी, कॉमन लेंगे म्यू नॉट आई बाई यहां पर बनेगा 24, देन उसके बाद 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा ए बी, फिर बन जाएगा ये बी माइनस ए। तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 24 ए बी टाइम्स बी माइनस ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ करंट आई फ्लोज in an infinitely long wire with cross section in the form of semicircular ring of radius r. The magnitude of magnetic induction along its axis is. ऑप्शन है आपके पास ए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्क्वायर टाइम्स आर, ऑप्शन बी है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और ऑप्शन सी है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, और ऑप्शन डी है म्यू नॉट आई बाई पाई स्क्वायर आर। तो हम एक करंट की बात कर रहे हैं जो कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में फ्लो कर रहा है, जिसका कि क्रॉस सेक्शन है इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। तो एक वायर है, और जब आप उस वायर को कट कर रहे हैं तो वो सेमी सर्कुलर रिंग की तरह समझ पर आ रहा है, यानी कि
मोटा सा पाइप, जैसे ड्रेनेज वाला पाइप होता है ना, उस तरीके का कोई मोटा पाइप, और उसको आपने उसके एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे कट कर दिया है। तो अब जो हिस्सा बचा है वो एक वायर है आपके पास इनफाइनाइटली लॉन्ग, और उसका क्रॉस सेक्शन अगर आप देखेंगे तो सेमी सर्कुलर रिंग की तरह दिखाई देगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी वाला, और इसको निकालेंगे कैसे आइए बताते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, एक टेक्निक का यूज करेंगे, और वो टेक्निक ये है कि हमें अगर कुछ रिजल्ट्स नोन है, उन रिजल्ट्स का यूज करते हुए हम जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह है, इस चीजों को कैलकुलेट करें। जैसे कि लेट अस सपोज जो हमारे पास ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, जिसका कि क्रॉस सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग है ऑफ रेडियस आर, यानी कि इस तरीके की सेमी सर्कुलर रिंग ऐसे बनी हुई, सेमी सर्कुलर रिंग, और इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। अगर तो इसमें क्या हो रहा है, अगर करंट आई फ्लो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा करंट आई फ्लो कर रहा है, तो करंट आई कैसे फ्लो करेगा, इस पूरे एरिया में करंट आई होगा। ठीक है, इस पूरे एरिया का कंट्रीब्यूशन आई होगा। तो हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, बहुत पतली पतली वायर्स मौजूद है कुछ इस तरीके की, जैसे ये डॉट बने हुए हैं, डॉट ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि करंट है इस तरीके के, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट है। अब इस पे हमें बताना है कि ये जो पॉइंट है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इसकी एक्सिस, यानी कि हम इस पे क्योंकि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कुछ इस तरीके से हम मान लेंगे कि कंसीडर द वायर, ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जो कि जिसका कि क्रॉस सेक्शन सेमी सर्कुलर रिंग है, इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिन वायर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ये बहुत पतली पतली वायर से मिलकर बना हुआ है इनफाइनाइट लेंथ की। तो कंसीडर सच वायर्स ऑफ थिकनेस डीएल सबटेंडिंग एन एंगल डी थीटा एट सेंटर, यहां पर सेंटर पर डी थीटा है। कुछ इस तरीके से हमने एंगल इसको मान लिया। तो क्या होगा कि अगर हम ये निकालना चाहें कि इतने छोटे से सेक्शन पर करंट कितना होगा, तो वो छोटे से सेक्शन पर हम निकाल सकते हैं इस तरीके से कि डी आई बराबर डी थीटा बाई पाई टाइम्स आई। अब डी थीटा बाई पाई क्यों किया, क्योंकि अगर आप गौर से देखें, इस पूरे वायर में जो करंट है वो सेमी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पर मौजूद है, यानी कि पाई से हम उस पूरे क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और छोटे से हिस्से को अगर हमें बात करनी है उसके लिए एंगल हो जाएगा डी थीटा। तो डी थीटा बाई पाई से बन गया एक फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन पर हमने मल्टीप्लाई करा दिया आई का, यानी कि टोटल करंट का। तो उतने हिस्से में जो करंट था वो हमें पता चल गया, यानी कि डी आई बराबर निकल कर आ गया डी थीटा बाई पाई टाइम्स आई। अब यहां पर हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू दिस पोर्शन, इस छोटे की वजह से। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो बायट सवर्ट लॉ है उसका यूज करेंगे, तो डीबी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई टू डी आई बाई आर। अब बायट सवर्ट लॉ के बाद हम लोग इस पे एक्चुअली एम्पियर सर्कुलर लॉ भी बना लेते हैं। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ को यहां पर वैसे यूज करना ज्यादा सही है। कैसे, जो एक वायर होती है, एक वायर जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, उसकी वजह से एट अ डिस्टेंस आर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, यही होती है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। सो यहां पर क्या किया गया है, टू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया गया है, तो बन गया है ये म्यू नॉट टाइम्स 2 डी आई बाई 4 पाई आर। ओके। अब यहां पर ये जो डी आई है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन इसकी वजह से ही आ रहा है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का, इस डी आई की जगह पर हमने लिख दिया डी थीटा बाई पाई टाइम्स आई। तो डी आई की जगह पर आ गया डी थीटा बाई पाई, और आई आ गया, तो ये बन गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्क्वायर टाइम्स आर, और ऊपर डी थीटा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कैसे निकालेंगे, इसके करेंगे हम लोग कंपोनेंट्स पर ब्रेक। तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले देखें, ये जो डी थीटा वाले पोर्शन पर जो हमारा करंट डी आई था, उसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी और किस डायरेक्शन पर है, कैसे निकल कर आएगा। हम लोग ये मानेंगे कि करंट कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर पर बनेगी इस डायरेक्शन पर, डीबी की डायरेक्शन। तो अब इस डीबी का अगर एंगल यहाँ पर थीटा फॉर्म हो रहा है, क्या कर सकते हैं, इसके दो कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते हैं, एक तो कॉस थीटा कंपोनेंट और एक साइन थीटा कंपोनेंट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी ड्यू टू कॉस थीटा कंपोनेंट।
क्योंकि साइन थीटा कंपोनेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी कि इसके जस्ट अपोजिट अगर आप एक यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर देखें तो कॉस थीटा वाले जो होंगे या क्या करेंगे, एडअप होंगे, बाकी साइन थीटा वाले कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो बी बराबर हो जाएगा -π/2 डी बी कॉस थीटा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बन जाएगी कितनी, बी बराबर -π/2 डीबी कॉस थीटा। अब यहां से बी बराबर आप डीबी की जगह पर पुट कर दिए वैल्यू, तो ये बी बराबर हो जाएगा μ0I/2 π² टाइम्स आर इन ब्रैकेट, सॉरी इंटीग्रेशन पाई। यहां पर हम लोग देखिए ये जो डीबी है उसकी वैल्यू पुट की है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया है, डीबी की वैल्यू पुट किया है। तो डीबी की वैल्यू जब हमने पुट करी है तो μ0I/2 π² और डी थीटा आया है। तो डी थीटा को हम लोग ने लिख दिया कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन। फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम लिमिट -π/2 ठीक है, समझ गए ये चीज। तो बी बराबर हो गया μ0I/2 π² टाइम्स आर इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 टू π/2 कॉस थीटा डी थीटा। अब यहां पर सिर्फ हम अगर इस चीज का कंट्रीब्यूशन देखें क्या होगा, या इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालें, आप इसको निकालिएगा तो ये निकल कर आएगा 2 के बराबर, -π/2 टू π/2 कॉस थीटा डी थीटा, ये होता है 2 के बराबर। तो बी बराबर हो जाएगा μ0I/π² आर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई कैरी करंट आई इन द सेम डायरेक्शन, let F1 be the magnetic force on the inner solenoid due to the outer one and F2 be the magnetic force on the outer solenoid due to inner one। ठीक है, तो हमें बताना है ऑप्शन ए जैसे कि F1 बराबर F2 बराबर 0 है, या फिर ऑप्शन बी F1 इज रेडियली इनवर्ड्स एंड F2 इज रेडियली आउटवर्ड्स, ऑप्शन सी है F1 इज रेडियली इनवर्ड एंड F2 बराबर 0, और ऑप्शन डी है F1 इज रेडियली आउटवर्ड्स एंड F2 बराबर 0। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो एक्सियल सोलेनॉइड्स हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पर ये सारा हमें कैलकुलेशन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर ए आ रहा है। और कैसे आ रहा है, तो मान लेते हैं टू को एक्सियल सोलेनॉइड है, यानी कि दोनों की एक्सिस सेम है। तो क्योंकि वन ऑफ द एक सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है एट द सेंटर ऑफ द अदर कैन बी एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, तो ड्यू टू सिमेट्री जो फोर्सेस होंगे ऑन द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द सोलेनॉइड विल बी इक्वल एंड अपोजिट, हेंस रिजल्टेंट इज जीरो। यानी कि बाहर वाली सोलेनॉइड की वजह से जो उसके मतलब एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर हमने एक दूसरे सोलेनॉइड रखी हुई है, और वहां पर हम लोग कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मानेंगे अगर, तो सोलेन जो अंदर वाली सोलेनॉइड है उसके ऊपर वाले पार्ट पर और नीचे वाले पार्ट पर सेम फोर्स लग रहा होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन, जिसकी वजह से रिजल्टेंट हो जाएगा जीरो। तो इस वजह से F1 बराबर हो जाएगा F2 बराबर जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, an infinitely long conductor PQR is bent to form right angle as shown. A current I flows through PQR. The magnetic field due to this current at the point M is H1. Now another infinitely long straight conductor QS is connected at Q so that the current is I/2 in QR। ठीक है, ये OR नहीं, यहाँ पर QR होगा, इन QR एज वेल एज इन QS। तो QR में जितना करंट है उतना ही करंट QS में है। द करंट इन PQ रिमेन अनचेंज। अब यहां पर जो PQ है वो बदल नहीं रहा है, PQ पे जो करंट है वो बदल नहीं रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड एट M, द मैग्नेटिक फील्ड एट M इज नाउ H2। तो रेशियो जो H1 रेशियो H2 का है वो कितना होगा वो हमें बताना है। ऑप्शन है आपके पास ए 1/2, ऑप्शन बी है 1, सी है 2/3 और डी है 2। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सी वाला। कैसे सॉल्व करना है इसको, कि मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट lying on the current carrying straight conductor is zero। हमें ये पता है कि अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके एक्सिस पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें तो वो जीरो होती है, या करंट कैरिंग कंडक्टर में ही कोई पॉइंट ले लिया जाए तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन ही नहीं होती, यानी कंट्रीब्यूशन हम जीरो मानेंगे। तो H1 बराबर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट M ड्यू टू करंट इन PQ। H2 हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट M ड्यू टू QR।
देन उसके बाद आ जाएगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड एट एम ड्यू टू क्यू एस प्लस मैग्नेटिक फील्ड एट एम ड्यू टू पी क्यू। तो H2 बराबर हो जाएगा 0 प्लस H1/2 प्लस H1, जो कि बन जाएगा 3/2 H1। तो H1/H2 का रेशियो निकल कर आ गया 2/। इस क्वेश्चन को देखिए, फॉर अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन अ XY plane initially along the x axis there is a sudden change in its path due to presence of electric and or magnetic field। पता नहीं है क्या है, बट हाँ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड कुछ तो है जिसकी की वजह से पी पॉइंट के बाद इसका जो पाथ है वो बदल गया। द कर्व्ड पाथ इज सोन इन द एक्स वाई प्लेन एंड इज फाउंड टू बी नॉन सर्कुलर। और ये चीज पता चली कि ये नॉन सर्कुलर है, यानी कि सर्कुलर अगर नहीं है तो क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटीज हैं यहां पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की, क्या पॉसिबिलिटीज है। ऑप्शन है आपके पास ए ई बराबर 0, बी है बी आई कैप प्लस सी के कैप, ऑप्शन बी है ई बराबर ए आई कैप और बी बराबर है सी के कैप प्लस ए आई कैप, ऑप्शन सी है ई बराबर 0 और बी है कि सी जे कैप प्लस बी के कैप, और ऑप्शन डी है ई बराबर ए आई कैप और बी बराबर है सी के कैप प्लस बी जे कैप। तो देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो आंसर निकल कर आएगा बी। और कैसे सॉल्व करना है आइए समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डेविएट द पाथ ऑफ पार्टिकल इन विच दैट पार्टिकल इज प्रेजेंट। ठीक है, तो उस वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पाथ को डेविएट कर सकती है पार्टिकल की। तो इन द गिवन ऑप्शंस ई इज आइदर 0 या फिर अलोंग है एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि इट इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कर्व्ड पाथ। तो ऑप्शन ए और जो सी है वो करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वजह से जो पाथ है वो बनेगा हेलिक्स। उस केस में फिर जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको 0, 180 या 90 डिग्री के अलावा एंगल बनाना होगा। तो इन ऑप्शन डी एफ नेट बराबर हो जाएगा क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। इनिशियली वेलोसिटी जो है वो एक्स डायरेक्शन पर है, तो वी बराबर मान लेते हैं वी आई कैप। एफ नेट बराबर हो जाएगा क्यू ए आई कैप प्लस क्यू वी आई कैप क्रॉस सी के कैप प्लस बी जे कैप। तो एफ नेट बराबर हो जाएगा क्यू ए आई कैप माइनस क्यू वी सी जे कैप प्लस क्यू वी बी के कैप। तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा, क्यों? क्योंकि इस केस में जो नेट फोर्स है पार्टिकल्स वो के डायरेक्शन पर होगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि पार्टिकल जो है वो एक्स वाई प्लेन पर मूव कर रहा है। तो ऑप्शन बी को अगर हम लोग देखें, एफ नेट बराबर क्यू ए आई कैप प्लस क्यू वी आई कैप प्लस सॉरी क्रॉस सी के कैप प्लस ए आई कैप। तो एफ नेट बराबर निकल कर आ जाएगा क्यू ए आई कैप माइनस क्यू बी सी जे कैप। क्योंकि यहाँ पर आई का के साथ करेंगे तो जे यहाँ पर, क्योंकि आई का के कर रहे हैं तो माइनस जे आ जाएगा, बाकी आई और आई का क्रॉस करेंगे तो वो जीरो आएगा। तो ओनली इन ऑप्शन बी द पार्टिकल कैन मूव इन एक्स वाई प्लेन। तो इस वजह से आंसर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैग्नेटिक फील्ड 4 × 10⁻³ टेस्ला के कैप। यहां पर ध्यान दीजिएगा ये किलो नहीं है, ये के कैप है। ये क्या क्या है? ये के कैप है जो डायरेक्शन बता रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड 4 × 10⁻³ टेस्ला है इन द के कैप डायरेक्शन। यहां पर के कैप होगा, डायरेक्शन बता रहा है, यूनिट वेक्टर है। एक्सर्ट अ फोर्स 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप इंटू 10⁻10 न्यूटन ऑन अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज 10⁻9 कूलम एंड गोइंग ऑन द एक्स वाई प्लेन। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, ऑप्शन है आपके पास ए -75 आई कैप प्लस 100 जे कैप, ऑप्शन बी है -100 आई कैप प्लस 75 जे कैप, ऑप्शन सी है 25 आई कैप प्लस 2 जे कैप, और ऑप्शन डी है 2 आई कैप प्लस 25 आई कैप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहां पर ध्यान दीजिए ये के कैप लिखा हुआ है, ये के कैप लिखा हुआ है। तो लॉरेंस फोर्स के अकॉर्डिंग एफ बराबर होता है क्यू वी क्रॉस बी। हमें यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, जो एफ है वो 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप क्रॉस 10⁻10 न्यूटन है, और चार्ज दे दिया 10⁻9 कूलम। बी दे दिया 4 × 10⁻³ के कैप टेस्ला,
जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको अगर हम लोग लॉरेंज फॉर्मूले में पुट करें तो 4 i कैप प्लस 3 j कैप इंटू 10⁻⁻10 बराबर हो जाएगा 10⁻⁹ इन ब्रैकेट a i कैप प्लस b j कैप क्रॉस 4 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो a बराबर निकल कर आ जाएगा -75, b बराबर निकल कर आ जाएगा 100 और v बराबर हम लिख सकते हैं -75 i कैप प्लस 100 j कैप। तो आई होप जो मैंने चीजें आपको बताई हैं समझ पर आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।